हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का इसके पहले 20 लेक्चर हो चुके थे, ये कंप्लीट हो गया है। आज कौन सा है 21 लेक्चर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या इसके पहले दस्तावेजी के बारे में, दस्तावेजी साक्ष्य के दस्तावेज के बारे में पढ़ रहे थे। तो दस्तावेज को कैसे लिखना है, क्या करना, तो इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था। इसके पहले मैंने आपको सामान्य उसका ड्राफ्ट चित्र बता दिया था कि कैसे कैसे पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद परिभाषाएं बता दी थी। और आज क्या बताना, आज बताना दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में। क्या बताना है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंटेंट को कैसे का सबूत क्या होगा, सबूत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो, सबसे पहले क्या पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ोगे दस्तावेज के क्या, दस्तावेज के अंतर्वस्तु का सबूत। तो अंतर्वस्तु मतलब जो दस्तावेजों में चीज़ें लिखी रहती हैं, तो उसका सबूत कैसे, उसको साबित करोगे, वो चीज़ कैसे करोगे। तो कैसे साबित करोगे, नंबर 1, या तो प्राइमरी एविडेंस से साबित करोगे और सेकेंडरी एविडेंस से साबित करोगे। यही तो हो सकता है, या तो प्राइमरी से, प्राथमिक साक्ष्य से साबित करोगे, या आप द्वितीयक साक्ष्य से साबित करोगे। तो प्राइमरी साक्ष्य को साबित करने के लिए आप 61, 64 पढ़ेंगे। और जब आप 64 पढ़ेंगे तो 64 के साथ आपको 65 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये आपको कहाँ दिया जाएगा, कहाँ दिया है ये 56 और 59 कहाँ दिया है, 56 और 59 BSA में दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला आया वहाँ दिया। दूसरा क्या हो सकता है दस्तावेज की अंतर्वस्तु को, पब्लिक डॉक्यूमेंट का सबूत हो सकता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट की, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसका सबूत पेश करके आप उसे सही कर, तो ये 77 और BSA में कहाँ पढ़ोगे आप 76। और तीसरा क्या, कैसे सर, अन्य आधिकारिक दस्तावेजों से आप इसे, अन्य कोई आधिकारिक दस्तावेज होगा जिसका उल्लेख कहाँ दिया गया 78 में, और BSA के कहाँ 77 में। तो अब आप ये आ जाओ कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। इसको या तो प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, या कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी देके आप साबित करोगे, या अन्य अधिकारता, किसी के अधिकारता में वो दस्तावेज है उसको कैसे साबित करोगे, ये चीज़ें बताई गई। तो आइए हम एक एक चीज़ शुरू करते हैं कि क्या है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, दस्तावेज की अंतर्वस्तु में 61 लिखेंगे हम। एग्जाम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 61 लिखेंगे। तो इसमें क्या बताए, दस्तावेज की अंतर्वस्तु। अब अंतर्वस्तु मतलब जानते हो क्या होता है, पहले इसको हटा देते हैं जो चीज़ लिखा है, तो यहाँ पे समझाने में सही रहेगा। दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मतलब समझते हो, जैसे कोई ये दस्तावेज है, ठीक है, इस दस्तावेजों में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे नाम, पता, गांव, या कोई अपना कॉपी तैयार कर रहे हो उसमें जो तथ्य, जो चीज़ें लिखते हो, तो ये चीज़ें जो लिखे हो ये क्या हो जाएगी, ये अंतर्वस्तु हो जाएगी। इन अंतर्वस्तुओं को कैसे साबित कर सकते हो, दो तरीके से, या तो प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी एविडेंस से। तो ये आपको कौन सी धारा बताती है, ये 61 बताती है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में है। और BSA की कौन सी धारा बताती है, 56 बताती है। इतनी चीज़ें हो गई समझ में, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट कहता है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। देखो सामान्यतः 64 ही कहता है, क्या कहता है सामान्यतः, सामान्यतः किसी दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, तो सामान्यतः आप जनरल रूल जानो, जनरल रूल जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस के द्वारा ही डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आप साबित करोगे। ये इतनी चीज़ साबित मतलब सिद्ध करोगे उसे
कि हाँ ये दस्तावेज सही है। और कब प्राइमरी एविडेंस, तो दस्तावेज एतमिन पश्चात वर्णित दशाओं में, तो जो नीचे दशाएं हैं उन वो दशाएं अगर विद्यमान हो, वो कंडीशन अगर विद्यमान हो, तब आप प्राइमरी एविडेंस नहीं, तब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो यहाँ पे हम 65 भी साथ में पढ़ लेंगे। तो 64 को आप किसके साथ पढ़ोगे, 59 के साथ पढ़ोगे। 64 को आप किसके साथ पढ़ोगे, 64 को किसके साथ, ये बीएसए का है, 59 किसका है, बीएसए का है, किसका, बीएसए का है, ठीक है, ये याद कर लेना। तो इसके पहले 61 पढ़े थे, तो किसके साथ पढ़े थे 61, जिसमें प्राथमिक साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य दिया जाता है। नए देखो अब एग्जाम में नया और पुराना दोनों आ गया, क्योंकि 1 जुलाई से ये कानून भारत में लागू हो गए हैं, तो इस वजह से अब नया और पुराना दोनों आएगा एग्जाम में। तो आप लोग नया पुराना दोनों साथ में, और मेरा जो मैं सोचता हूं जहां तक, आप अपने पुराने बेयर एक्ट में नई चीजें लिखिए। इससे आपको क्या होगा, पुराना बेयर एक्ट आपको याद रहता है, और पुराना याद रहेगा, उस पन्ने पे वो चीज खोलोगे तो तुमको नया भी वहां मिल जाएगा। नया तुमको बहुत ढूंढना पड़ेगा, तो इस वजह से पुराने पे आप नया लिख सकते हो। बाकी आपकी जैसी इच्छा, अगर आपको नया ठीक लगता है तो आप नए पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद प्राइमरी एविडेंस को कहा 61, तो 61 में जो चीज़ें दी गई थी वो अब कहाँ दी गई हैं, 56 में, और 64 में जो चीज़ें दी गई थी वो 59 में दी गई हैं। और जो चीज़ें 65 में दी गई थी वो चीज़ें कहाँ दी गई हैं, ये चीज़ें ये कहाँ दी गई हैं, ये 60 में बीएसए के दी गई हैं। किस में दी गई हैं, 60 में दी गई। अब इसको पढ़ लो भाई, क्या कहता है 65, ध्यान से पढ़ना। ये पूछता है कौन सी दशाएं जब द्वितीयक साक्ष्य दिया जाएगा, कहाँ बताता है इससे, किसी दस्तावेज के अस्तित्व या दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जाएगा। अब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो दिया जाएगा, चलो पढ़ लेते हैं इसको। अवस्थाएं कौन कौन सी, कंडीशन है जब द्वितीयक साक्ष्य, जब यह दर्शित मतलब दिख रहा हो, दर्शित कर दिया या प्रतीत हो रहा हो, या हमको जान पा रहे हो, क्या है, मूल ऐसे व्यक्ति के क्या है, कब्जे में, मतलब उसके कब्जे में है, और उसके सक्तधीन मतलब उसके पोजीशन में है, उसके शक्ति के अधीन है, जिसके विरुद्ध, मतलब एक दस्तावेज है वो मान लो एक व्यक्ति के कब्जे में है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में, उसके शक्ति के अधीन है, क्या कहता, उसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित है। मतलब अगर वो दस्तावेज न्यायालय में प्रोड्यूस कर दिया जाए, जो व्यक्ति उस कब्जे में या जिसके वो शक्तिधीन है, वो क्या हो जाएगा, उसके विरुद्ध वो साबित हो जाएगा, अगर वो दस्तावेज न्यायालय में साबित कर दिया जाए। तो जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है, अथवा या तो जिस व्यक्ति के कब्जे में है या जिसके सक्तधीन है, उसके खिलाफ उस दस्तावेज को यूज करना, और वो नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं, तब आप सेकेंडरी एविडेंस दोगे। या ऐसा कोई वो है दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो क्या है, न्यायालय के आदेशिका के पहुंच से क्या है, बाहर है, पहुंच से बाहर है, या आदेशिका के अध्याधीन ही नहीं आ रहा, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायालय के ऊपर न्यायालय के अध्यादेश लागू नहीं होते, उसके अध्याधीन नहीं आ जाते, जो उसे पेश करने के लिए क्या है, वैध रूप से आबद्ध हैं। और जब कि ऐसे व्यक्ति को धारा 66 में सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता। तो कितनी कंडीशन इसमें हो गई, सबसे पहले इसमें क्या हो गया, कब्जा हो गया, वो नहीं पेश कर रहा, कब्जा या सक्तधीन वाला व्यक्ति हो गया, एक कंडीशन हो गई, सक्तधीन है जिसके, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन क्या है कि वो उस जो आदेश का न्यायालय जाता है, पहुंच से क्या है, न्यायालय के बाहर है, ठीक है। तीसरा क्या है, वैध रूप से आबद्ध है। तीसरा क्या है, 66 में उसे नोटिस जारी किया लेकिन वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है डॉक्यूमेंट। तो इसमें पहला कब द्वितीय डॉक्यूमेंट हो, जब डॉक्यूमेंट ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या ऐसे शक्ति के अधीन हो जिसको न्यायालय में, जो अगर वो डॉक्यूमेंट न्यायालय में प्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो उसके खिलाफ यूज किया जा सकता है। वो अगर एक डॉक्यूमेंट न्यायालय में नहीं पेश कर रहा तब सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। दूसरे क्या है,
ऐसे व्यक्ति के कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है जो न्यायालय की आदेशिका के बाहर है या जिस पर न्यायालय का अध्याधीन नहीं है और वो वैध रूप से उसे पेश करने के लिए आबद्ध है, या ऐसा व्यक्ति जिसको 66 के तहत नोटिस जारी किया गया है कि आप डॉक्यूमेंट को न्यायालय में प्रोड्यूस करो, न्यायालय में पेश करो, और वो न्यायालय में नहीं पेश करता तो आप कौन सा द्वितीयक एविडेंस दे सकते हो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। तो ये एक कंडीशन, पहली कंडीशन हो गई। अब आप आ जाओ सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है जब मूल के अस्तित्व का, मतलब जो मूल अस्तित्व, जो मेन कॉपी है, जो मूल है, उसके अस्तित्व का, उसका अस्तित्व है कि अस्तित्व का, दशा का, अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। जब क्या हुआ, जिस व्यक्ति को पेश करना है या जिसको क्या बोलते हैं उसको देना है, उसने क्या स्वीकार कर लिया है कि क्या उसके अस्तित्व में, उसके दशा या उसके अंतर्वस्तु में कोई क्या दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को आप न्यायालय में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या कहता है? जब मूल के अस्तित्व को, दशा या अंतर्वस्तु को, जब मूल के मूल में जो चीजें लिखी हैं उसकी दशा और अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, मतलब उस व्यक्ति द्वारा उसकी दशा में जैसे जो चीजें डॉक्यूमेंट में लिखी हैं उसको क्या कर रहा है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अगर उसको पेश कर दिया जाए तो वो उसके खिलाफ यूज कर दिया जाएगा। तो उसके द्वारा या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा क्या किया जाता है, लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। मतलब लिखित रूप में साबित कर दिया गया है कि इन्होंने इस डॉक्यूमेंट की चीजें स्वीकार कर ली थी, आगे पहले स्वीकार की थी, और जो यहाँ पे लिखा है वो उसमें दूसरी चीज स्वीकार की थी। तब आप कंट्राडिक्ट हो जाता है, मतलब स्वीकृति कुछ और किया, डॉक्यूमेंट में कोई और चीजें लिखी हैं, तो यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो जाता है, स्वीकृति कर लेता है। उनकी दशाओं के बारे में लिखित रूप में, दशाओं में अंतर्वस्तु के अस्तित्व के बारे में कोई स्वीकृत कर लिया, और जो चीजें उस डॉक्यूमेंट में है उसके खिलाफ स्वीकृत कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आप क्या सेकेंडरी एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेकेंडरी एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। अब आप आ जाओ, क्या होता है जब मूल क्या हो गया हो, नष्ट हो गया हो। ये देखो, जब मूल क्या हुआ हो, नष्ट हो गया हो, खो गया हो, अथवा उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्त समय में क्या किया हो, युक्त समय में पेश नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहा है? जब मूल नष्ट हो गया हो और क्या हो गया हो, उसे युक्त समय में पेश नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से कुछ लोग ये सेकंड वाला आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो इसको पहले फिर से बता दूं क्योंकि मुझे भी लग रहा है यहाँ पे आप लोगों को नहीं होगा। तो क्या होगा, इसको एक आसान भाषा में मैं बता दे रहा हूँ। जब मूल डॉक्यूमेंट विपक्ष के पास हो, विपक्षी के पास हो, आसान भाषा में, या व्यक्ति जब क्या होता है, मूल दस्तावेज की जो सामग्री होती है, सामग्री मतलब जो चीजें उसके अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु के विपक्ष पक्ष द्वारा एक और डॉक्यूमेंट के माध्यम के से उसे स्वीकार कर लिया गया हो, जो चीजें उसमें स्वीकार कर ली गई हो, तब आप क्या करोगे, सेकेंडरी एविडेंस दे दोगे। सेकेंडरी एविडेंस दे दोगे। अब समझ में आया? किसी और चीजों में उन चीजों को स्वीकार कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या है ये, इसमें क्या दिया है कि जब मूल नष्ट हो गया हो, खो गया हो, या उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्त समय में पेश नहीं। तो पहली बात, नष्ट हो गया हो, खो गया, ये तो आसानी से या जो उनकी वस्तु, अंतर्वस्तु को या उनके कंटेंट को, जो चीजें उसमें पन्ने पे लिखी हुई हैं, दस्तावेज में लिखी हुई, उसे साबित करना चाहता, और उसकी गलती की वजह से, स्वयं ही उसकी गलती की, व्यतिक्रम की वजह से और उसकी लापरवाही की वजह से वो न्यायालय में युक्त समय में उसे पेश नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हो। तो आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट चीज, जब मूल इस प्रकृति का है, किसी आसानी से हस्तांतरित नहीं, मतलब उसे मूल इतनी ज्यादा कॉपियों में किसी एक जगह से दूसरे जगह से
ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो कितना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये हो जाएगा। जबकि क्या है, धारा 74 के अंतर्गत अब लोक दस्तावेज, तो लोक दस्तावेज तो दिया नहीं जाता न्यायालय में, इसी वजह से लोक दस्तावेज में बताया गया। जब लोक दस्तावेज पढ़ोगे तो जब 74 पढ़ोगे तो उसके साथ 76 पढ़ोगे कि सर्टिफाइड कॉपी होगी, लोक दस्तावेज की कैसी सर्टिफाइड कॉपी होगी। और उस सर्टिफाइड 77 में बताया गया है कि उस सर्टिफाइड कॉपी द्वारा उसे सिद्ध किया जाएगा। और 79 में क्या होगा, प्रिजम्पशन बताया गया कि वो सर्टिफाइड कॉपी क्या होगी, असली होगी। तो जब भी 74 पढ़ना तो 76, 77, 79 ये साथ में पढ़ लेना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, जब मूल ऐसे दस्तावेज हैं जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात किया गया है। मतलब क्या किया गया है कि किसी विधि द्वारा या किसी भारत में प्रचलित विधि द्वारा बताया गया है कि उस दस्तावेज की आप प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर सकते हो। तो प्रमाणित प्रति क्या मानी जाती है, सेकेंडरी एविडेंस मानी जाती है। कैसे, मूल दस्तावेज की। तो ये चा हो गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि जब मूल ऐसे किसी अन्य लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित हो जिसका न्यायालय में सुविधा पूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती। अब न्यायालय के सामने मान लीजिए आप जज के रूप में बैठे हैं, आपके सामने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट आ गया या कोई ऐसी रिसर्च पेपर आ गया जिसका आपके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे सॉरी, उसको किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बाद में जो उसका स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ होगा उससे आप क्या करोगे, उसका जांच करा लोगे। तो उसे क्या, तब भी आप क्या सेकेंडरी एविडेंस उसे मान लोगे। जो वो परीक्षा कुशल व्यक्ति जो उसे जांच करके भेजता है उसे, तो उसे क्या माना जाएगा, उसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो पहला क्या है, जब मूल व्यक्ति कैसा हो, जब वो पेश नहीं कर रहा, कब्जे में हो, सख्तदीन में हो, 86 के नोटिस, पहले में 3 चीजें, 86 में नोटिस, 66 में नोटिस उसको दे दी गई हो, या जो आदेश का न्यायालय जो आदेश का दे रहा है आदेश का के पहुंच से बाहर है, उसके कब्जे में सख्तदीन में है, तब वो पेश नहीं कर रहा। नंबर 2 में क्या चीजें हैं, जब उसने क्या कर लिया, खुद स्वीकृत कर लिया हो कि इस दस्तावेज में लिखी कंटेंट, तब आप क्या करोगे, किसी अन्य दस्तावेज में उसको स्वीकार, तो कंट्राडिक्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत करोगे। विरोधी पक्षकार ने जब स्वीकृत कर लिया हो उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु दशा और उसकी किसके बारे में, उसकी क्या बोलते हैं अस्तित्व के बारे में, मूल के, तो क्या क्या करोगे आप, सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकोगे। नंबर 2, वह तो खो गया या वो आसानी से नहीं मिल रहा है, आसानी से नहीं खो गया या नष्ट हो गया, या क्या करता है, जिस पक्षकार को उसे पेश करना था उसकी गलती या उसकी उपेक्षा या उसकी लापरवाही के द्वारा न्यायालय में वो उपयुक्त समय में प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक कंडीशन ये हो जाएगी। दूसरा ये है कि उसे आसानी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। उसके बाद कौन सा है, ऐसा है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का आप क्या सर्टिफाइड कॉपी पेश करते हो, तो पब्लिक का सर्टिफाइड कॉपी 76 में और 77 में आप सर्टिफाइड कॉपी दोगे, उसे माना जाएगा सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। 79 में उसकी असलियत के बारे में वो होगा, सेल्फ प्रिज्यूम किया जाएगा। अब आ जाओ उसके बाद कौन सा नेक्स्ट क्या है, कि वो क्या भारत की विधियों में क्या किया गया, रोका, मतलब उसमें यह किया गया कि प्रमाणित प्रतियों द्वारा इस दस्तावेज मूल को प्रस्तुत किया जा सकता, तो भी मान्य होगा। फिर उसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा कि उसका एग्जामिनेशन, जज नहीं एग्जामिनेशन, वो किसी स्पेशलिस्ट से उसका एग्जामिनेशन करा रहा है उस दस्तावेज का, तो उसे उसके बिहार पे उसे क्या सेकेंडरी एविडेंस हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप आ जाओ, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अब इससे आसान भाषा में नहीं। और इसमें एक चीज़ और हम बता देते हैं, अगर उसमें लिया होगा नहीं है तो मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। देखो जो ये है कौन सा, कितने पार्ट हैं पहले ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 दशाएं हैं जिसमें हम क्या सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो देखो अब हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना। जो ये का दिया है, ये का दिया है, और जो गा दिया है, और जो घा दिया है, इसमें कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होगा। इन 3 कंडीशनों में कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दे दोगे तो वो ग्राह्य हो जाएगा, ठीक है।
जो खा है, इसमें क्या होगा, केवल लिखित स्वीकृति ही ग्राह्य होगी। जो उसने किसी अन्य दस्तावेज में जो लिखित स्वीकृति की है वही केवल ग्राह्य होगा, उसकी लिखित स्वीकृति ही ग्राह्य होगी। इसमें यह समझना, इसमें केवल लिखित स्वीकृति, का में, गा में और घा में कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होगा। लेकिन खा वाले में जो उसने लिखित स्वीकृति किया है, मूल दस्तावेज का किसी अन्य दस्तावेज या किसी अन्य जगह लिखित स्वीकृत किया है, तो उसी को केवल इसमें मान्यता दी जाएगी, ठीक है, और कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ, जो अंगा दिया है और चा दिया है, ये जो दो दो चीजें दी गई हैं, ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, केवल प्रमाणित सर्टिफाइड कॉपी ही दोगे और कोई द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। इन दो कंडीशनों में केवल प्रमाणित प्रति होगी, प्रमाणित प्रति होगी, इसमें केवल प्रमाणित प्रति ग्राह्य होगी। और इसमें क्या है, आखिरी वाले में क्या कहा गया है कि कुशल व्यक्ति द्वारा जो परीक्षा की जा रही उसी को मान्य किया गया, बाकी और किसी चीज को इसमें मान्यता नहीं दी गई। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या चीजें हैं, देखते हैं क्या चीजें इसमें करनी है, वो देखते हैं पहले। अब आप आ जाओ 104 पे। 104 क्यों मैंने अभी बता दिया है, क्योंकि देखो अब इसमें हम इसकी चीज़ों को समझो, क्यों 104 यहाँ बता रहे हैं भाई। 104 बताने का मेरा कोई रीजन तो होगा, ऐसे थोड़ी मैं 104। अब इसको ग्राह्यता के बारे में, एडमिसिबिलिटी के बारे में क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो देखो 104 क्या कहता है कि ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक उस व्यक्ति पर है जो साक्ष्य देना, नॉर्मल क्या है, जिस व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो साक्ष्य देना चाहता है वही साबित करेगा। क्या करेगा, वही व्यक्ति साबित करेगा। देखो तो इसको ऐसे समझ लो, देखो द्वितीयक साक्ष्य प्रस्थापित करने वाले पक्ष को, क्या, जो द्वितीयक साक्ष्य देना चाहता है, जो पक्षकार सेकंड एविडेंस देना चाहता है, वो क्या करेगा, धारा 104 के तहत, इससे ये निकलता है कि 104 के तहत सिद्धभारता का अनुसरण करेगा, मतलब जो चीजें 104 में बताई है उनका पालन करेगा। और न्यायालय क्या करेगा, उचित मामलों में अपने विवेक से धारा 104 में वर्णित नियमों को शिथिल भी कर सकता। इसमें तो पालन करेगा, लेकिन वो 104 के नियमों को क्या बनता, शिथिल भी कर सकता। ये कहाँ बताया गया, 136 के पैरा सेकंड में, वो भी मैं लेके आया हूं, देखो यहाँ पे दिया है, इसी वजह से मैं सारी चीजें लेके आया हूं। क्या दिया है, पढ़ो, यहाँ पे दिया है कि जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछेगा या अपकथित तथ्य यह साबित हो जाए कि किस प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायाधीश समझता है कि वह तथ्य साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तब वह उसे साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं ग्रहण करेगा। तो नंबर एक पहले क्या करे कि 104 के अनुसार सिद्धभारता का अनुसरण करेगा, मतलब सिद्धभारता का अनुसरण किसके द्वारा होगा कि कब द्वितीयक साक्ष्य दोगे, 104 के अनुसार। लेकिन जो 104 में नियम दिया गया उसको न्यायालय शिथिल, उसको न्यायालय बदल भी सकता है, न्यायालय के विवेक के ऊपर है। ये कहाँ दिया है, ये 136 के पैरा 1 में दिया गया। वो कहता है शिथिल कर, अगर उसको लगता है कि हाँ इसको पेश किया जाना तो वो साक्ष्य में ग्रहण कर लेगा, अगर उसको नहीं लगता है तो साक्ष्य में ग्रहण नहीं करेगा। ये कहाँ बताया गया है, 104 और 100। तो सिद्धभारिता और द्वितीयक एविडेंस कैसे तुम पेश करोगे, तो इसके बारे में नियम 104 और 136 का पैरा 1 भी आप देख लेना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ 59 आप सोच रहे होगे क्यों मैं लेके आया हूं, तो 59 में दो चीजें हैं, देखो 59 में दो चीजें हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो, अब यहाँ पे क्या है, सिद्ध भारता, देखो डॉक्यूमेंट्री की अंतर्वस्तु को कैसे सिद्ध करोगे। 61 वाला आपको बता दिया मैंने, 64 बता दिया, 64 65 मैंने बता दिया, और उसको कैसे न्यायालय में प्रोड्यूस कब द्वितीयक साक्ष्य के रूप में आप दोगे, 104 बता दिया, 136 का सब क्लास 1 बता दिया। अब आपको मैं बता रहा हूं, और एक चीज ये बता दिया, दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य में धारा 65 के अनुसार दिया जाएगा, ये भी मैं बता दिया। अब आ जाओ दस्तावेजों की क्या दिया है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा, तो अभी तो लिखित साक्ष्य द्वारा प्राथमिक एविडेंस दुखते हैं, अब मौखिक साक्ष्य द्वारा तुम दस्तावेज को कैसे कब दिया जाए, तो सामान्यतः क्या बताएगा, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवाय, मतलब दस्तावेज जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य, यानी कि 59 से क्या ज्ञात होता है कि जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु है उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है। विसंगत है, साबित नहीं किया जा सकता है, सिवाय कौन सी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन है जो आपको कहाँ बताई गई है, 22 में, शायद मैं 22 भी लेके आया हूँ, हाँ ये देखो, इसके बाद 22 भी है। ये 2 कंडीशन छोड़ के आप क्या बोलते हैं, मौखिक नहीं दे सकते हो। भाई आपको 59 सीधे सीधे बता देता है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिवाय 2 कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन, कहाँ, जब अंतर्वस्तु का क्या दिया है, दस्तावेज, ये सब एक दूसरे से कोरिलेट है, इस वजह से मैंने लिखाया है, देख लेना। अब 59 तो कहता है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा नहीं, लेकिन 22 कहता है कि मौखिक दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक स्वीकृतियों द्वारा सुसंगत होती हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशन, नंबर 1, अब वो कंडीशन हम यहीं बता दे रहे हैं, इसके बाद लेके आया हूँ, लेकिन यहीं बता रहे हैं, जब क्या हो, दस्तावेजों का असलियत का प्रश्न हो कि वो दस्तावेज असलियत है कि नकली है, और नकली है वो दस्तावेज, अगर उसका प्रश्न हो तब क्या आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हो। नंबर 2 क्या है, जब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, जब क्या दिया जा सकता है, द्वितीयक साक्ष्य देने का प्रावधान हो उस दस्तावेज के संबंध में, तो मौखिक साक्ष्य। क्या कहता है, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती हैं, और यदि, अब 8वां देख लो, यदि क्या है, देखो मैंने ये बता दिया है, यदि तब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह साबित ना कर दे दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देना एतमिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब वह पेश किया गया तो असली का प्रश्नगत ना हो। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ये हम 22 से ला कि मौखिक साक्ष्य आप कब दे सकते हो, जब वो खुद दस्तावेज के असली होने का प्रश्न उठा हो, या दस्तावेज को देने का द्वितीयक साक्ष्य देने का प्रावधान हो, उस संबंध में द्वितीयक साक्ष्य आप दे सकते हो, तो वो उस कंडीशन में दे दो। अब आप आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। इतने हो गया, दस्तावेज हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु, देखो ये बहुत टफ है, इसको मैंने बहुत आसान भाषा में बना के समझाया हूं, तो वो एक एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, तो आप समझ लो। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु का सिद्ध कैसे किया जाएगा, तो इसका प्रावधान कहाँ दिया, 65A और 65B में। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज है। इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख है वो साक्ष्य के रूप में कैसे साबित, तो कहां से जानेंगे, किस धारा से जानेंगे कि उसे साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है, 65A और 65B में। तो 65A क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसकी अंतर्वस्तु को कैसे 65B के अनुबंधों के अनुसार साबित किया जा सकता है, 65B के प्रावधानों के अनुसार। तो ये कहाँ बताया जाता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को कैसे साबित करोगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को कैसे साबित करोगे, ये कहाँ बताया गया, ये 65B में बताया गया है। ये कहाँ बताया गया, 65B में। 65A कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को 65B के अनुसार साबित करोगे। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आता है, आप वकील हो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आया और अगर उसे साबित करना, तो 65A खुद कहता है कि आप 65B के प्रोविजनों को देख लीजिए, अगर उन प्रोविजन के अंतर्गत आता है तो उसे आप साक्ष्य के रूप में न्यायालय में
प्रस्तुत कर सकते हो। अब देखो ये बहुत बड़ा और बहुत उटपटांग तरीके, तो मैंने इसे बहुत आसान भाषा में समझा दिया, तो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। तो नंबर 1 देखो क्या है, इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी, इसको पढ़ दे रहे हैं फिर आसान भाषा में अभी हम बता देंगे। किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट कोई सूचना जो कागज पर मुद्रित और कंप्यूटर द्वारा उत्पादित प्रकाशीय चुंबकीय माध्यम से भंडारित अभिलिखित या नकल की गई है, जिसमें ऐतिन पश्चात कंप्यूटर उत्पादन के रूप में निर्दिष्ट किया गया दस्तावेज होना माना जाएगी, यदि इस धारा में वर्णित सत्रों का समाधान प्रसंगत सूचना कंप्यूटर के संबंध में किया जाता है और किसी कार्रवाई में किसी और सबूत के मूल को पेश किया जाना बिना मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें अधिकारता के किसी तथ्य जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो इसको आओ मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। क्या कहता है कि उपधारा 1 क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो क्या होना चाहिए, या तो उसको कागज पे आपने निकाल लिया हो या किसके माध्यम से, ऑप्टिकल के माध्यम से निकाला हो या मैग्नेटिक माध्यम से निकाला हो। ठीक है, इनके द्वारा क्या बना ली गई हो, प्रतियां बनाई गई हो, और ये प्रतियां कंप्यूटर आउटपुट से प्राप्त हुआ है। किससे, कंप्यूटर आउटपुट से, तो इसे क्या माना जाएगा, दस्तावेज माना जाएगा। यही कह रहा है, इतनी चीजें कह रहा है। और क्या कह रहा है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, और क्या कह रहा है, इसमें ये बताए गए कि जो दस्तावेज माना जाएगा तो कुछ शर्तें बताई गई। क्या बताई गई हैं, शर्तें बताई गई हैं। शर्तें क्या बताई गई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में ग्राह्य कब बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य में ग्राह्य कब बनाएगी, इसका उल्लेख कहाँ है, उपधारा 2 में किया गया, 65 की उपधारा 2 में। तो सबसे पहले उसको दस्तावेज किस किन चीजों को, अगर कोई उसकी प्रति किस कागज पे निकाल लिया गया हो तो उसको दस्तावेज मान लेंगे, अगर उसको ऑप्टिकल के द्वारा निकाला गया हो तो उसे दस्तावेज मान लेंगे, या उसे मैग्नेटिक रूप में निकाला गया हो तो उसे दस्तावेज मान लेंगे। और उन दस्तावेजों को कैसे साबित करेंगे, उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का उल्लेख कहाँ किया गया है, 65 की उपधारा 2 में। तो अब आप आ जाओ 65 की उपधारा हम लोग 2 पढ़ लेते हैं। तो 65 की उपधारा 2 क्या है, देखो दिया है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित में होंगी। क्या होंगी, क्या होगा, सूचना के अंतर्विष्ट करने वाले कंप्यूटर उत्पाद या उत्पादन कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जिसमें कंप्यूटर का नियमित प्रयोग कंप्यूटर के प्रयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना को भंडारित या संसाधित करने के लिए किया गया था। तो शर्तें तो क्या साबित करना होगा, देखो एक चीज और इसमें मैंने छोड़ दिया था, अगर शर्तें साबित हो जाती हैं, इसको पढ़ने से पहले एक चीज और, अगर शर्तें साबित हो जाती हैं तो हमें और कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। शर्तें साबित है तो डॉक्यूमेंट साबित मान लिया जाएगा और तब मूल रिकॉर्ड को भी पेश करना आवश्यक नहीं है। अगर शर्तें साबित, तब मूल रिकॉर्ड को भी पेश करना साबित आवश्यक नहीं है और किसी अतिरिक्त तथ्य द्वारा भी उसको साबित करना आवश्यक नहीं है। तो 3 चीजें, उसको कुछ और शर्तें साबित हो गया तो कुछ और चीजें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ना मूल रिकॉर्ड को पेश करने की आवश्यकता है, ना क्या बोलते हैं उसको किसी अन्य तथ्य द्वारा साबित करने की आवश्यकता है। अब आप आ जाओ, जब ये पढ़ लिए तो नंबर उपधारा 1 में क्या क्या चीजें हैं उसको हम आपको समझा देते हैं। उपधारा 2 में जो 65 बी के हैं क्या है, सबसे पहले देखो इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट पे। क्या कहता है कि अभिलेख, क्या कहता है, शर्तें क्या लगाता है, जो अभिलेख निकला है जिस कंप्यूटर से, इसमें क्या कहता है, जो अभिलेख है, शर्तें, पहली शर्त क्या कहता है, जो अभिलेख है क्या जिस कंप्यूटर से निकला है वो क्या करता हो, नियमित रूप से क्या करता हो, नियमित लगातार क्या नियमित रूप से क्या करता हो, सूचना को क्या करता हो, स्टोर करता हो,
क्या करता है, भंडारित को क्या कहते हैं, स्टोर करता हो, अपने पास रखता हो, या क्या करता हो, संसाधित करता हो, यानी कि अपने पास इकट्ठा करता हो, संसाधित इकट्ठा करता हो। ठीक है, अभिलेख को क्या करता हो, इकट्ठा करता हो। सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो सही रहता है। अपने पास क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। तो जिस व्यक्ति के नियंत्रण में कंप्यूटर है, मतलब जिस व्यक्ति के नियंत्रण में, कंट्रोल में वो कंप्यूटर है, वह इन सूचनाओं का उपयोग कैसे करता है, अपने कारोबार के लिए करता है। तो पहला क्या होगा, क्या शर्तें होनी चाहिए, अभिलेख जिस कंप्यूटर से निकाला गया वो नियमित रूप से सूचना को भंडारित करता हो या संधारित करता हो, और वह कंप्यूटर जिस व्यक्ति के नियंत्रण में हो वह उन सूचना का प्रयोग अपने कारोबार के लिए करता हो। ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 क्या है, चलो नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। नंबर 2 मतलब बी देख लेते हैं क्या है। देखो क्या कहता है बी, उक्त अवधि, अरे यार बहुत बड़ा हो जाता है। अभिलेख में अंतर्विष्ट सूचना के प्रकार की सूचना, जिसमें इस प्रकार अंतर्विष्ट सूचना दी जाती है, नियमित रूप से उसका क्रियाकलाप के समान अनुक्रम में कंप्यूटर में भरी जाती है। तो ये क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, जो सूचने को क्या है, सूचना, ये शर्त होनी चाहिए कि सूचना को जो नियमित रूप से क्या कर रहा हो, सामान्य कारोबार के अनुक्रम में कंप्यूटर में भरी जाती हूं। तो इस शर्त का भी पालन करोगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा, फिर आप उसको लिए कोई दूसरा एविडेंस देने की सही नहीं आवश्यकता है, वो वैसे ही आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो। अब आ जाओ तीसरे पे आ जाओ, इसको हटा देता हूं। तीसरा क्या कहता है, दूसरा पढ़ा दिया, तीसरा आ जाओ। तीसरा क्या कहता है, उक्त अवधि के तात्विक भाग के दौरान कंप्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा था, या यदि संचालित नहीं हो रहा था तब किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसमें वह समुचित रूप से संचालित नहीं हो रहा था, अवधि के उस भाग के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता को प्रभावित करता हो। तो इसको क्या कर सकते हो, सूचना जिस समय कंप्यूटर में भरी जा रही थी, ये कंप्यूटर है, इसमें जब सूचना भरी जा रही थी, इसमें जब सूचना कंप्यूटर में सूचना क्या हो रही थी, ये कंप्यूटर है, मान लो ये कंप्यूटर है और इसमें सूचना भरी जा रही थी, तो उस समय कंप्यूटर को क्या होना चाहिए, सही ढंग से कार्य कर रहा हो, ये संचालित होना चाहिए, सही ढंग से रनिंग कंडीशन में कंप्यूटर को होना चाहिए। और अगर सही ढंग से संचालित नहीं था तो यह बताना होगा कि अंतर्वस्तु की जो उससे प्राप्त किया गया है उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। किस पे, शुद्धता पे। अगर ये संचालित सही, पहले तो आपको दिखाना होगा संचालित सही ढंग से, अगर संचालित सही ढंग से नहीं हो रहा है लेकिन तब भी वो उस जो अंतर्वस्तु हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर आ जाओ, डी पे आप आ जाओ। डी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलाप के समान अनुक्रम में कंप्यूटर में भरी गई ऐसे सूचना को पुनः उत्पादित की जाती है या व्युत्पन्न हो जाती है। तो अब इसका क्या होता है, जब सूचना निकाली गई हो तो यह सामान्य कारोबार के संचालन के समय निकाली गई हो। कब उत्पादित की गई हो, सामान्य कारोबार के संचालन के समय निकाली गई हो, ये आपका चौथा कहता है। अब उपधारा 3 आ जाओ। 3 क्या कहता है, जहां किसी अवधि के किसी क्रियाकलाप जो नियमित रूप से उस अवधि में की गई हो, कि जैसे उपधारा 2 का में वर्णित प्रयोजन की किसी सूचना के लिए सूचना को भंडारित या संधारित करने का नियमित रूप से कंप्यूटर द्वारा क्या किया गया था, कंप्यूटर द्वारा किया गया था। तो अब नियमित रूप से क्या किया गया था,
उस अवधि के दौरान संचालित कंप्यूटर को संयोजन द्वारा, उस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर संचालित विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा। तो इसको देखो बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा, तो इसको क्या हम आसान भाषा में क्या बता सकते हैं कि अगर सूचना कई कंप्यूटरों से ली गई है तो उन सब कंप्यूटर को क्या माना जाएगा, बस यही जान लो। इसका मतलब यही हुआ कि कंप्यूटर अगर कई, जैसे एक मेन कंप्यूटर होता, सर्वर होता, उससे कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो सारे कंप्यूटरों को क्या कंप्यूटर माना जाएगा, एक कंप्यूटर माना जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, सॉरी नेक्स्ट क्या है, चौथा आ जाओ। इसमें अब कोई चीज़ें, बस इतनी चीज़ें पढ़नी है तीसरे में। चौथे क्लास में क्या पढ़ना है, चौथे में पढ़ना है क्या, किसी कार्रवाई में जहां इस धारा के परिणाम स्वरूप साक्ष्य में कथन देने की वांछा की जाती है, निम्नलिखित चीज़ों में से किसी को करने वाला, अर्थात क्या होना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसमें कथन अंतर्विष्ट है और उस ढंग से वितरण है जिसमें उसका उत्पादन किया जाना परिलक्षित करते हैं, किसी युक्त की जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अंतर्ग्रस्त है, या ऐसी विशिष्टियों को जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन द्वारा कंप्यूटर द्वारा किया गया मामलों में से किसी पर जिनमें उपधारा में वर्णित शर्तों से संबंधित विचार करते हैं। तो इसको देखो आसान भाषा में बहुत बड़ा है, इसको हम क्या बता देते हैं, जैसे प्रमाण पत्र के साथ, इसको देखो पढ़ो, प्रमाण पत्र को संयुक्तता, युक्तित्व, संचालित या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंधक के संबंधों के उत्तरदायी पर्यादीय स्थिति ग्रहण करने, व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना, तात्पर्य किसी मामले में जो प्रमाण पत्र की अधिकथित साक्ष्य माना जाएगा, उपधारा के प्रयोजन के लिए यह अवकथित करने वाले सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में अवकथित किए जाने वाले मामलों के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रमाण पत्र के साथ, किसके, देखो आसान भाषा में पढ़ा, प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रमाण पत्र के साथ पेश करोगे। अब प्रमाण पत्र में क्या क्या चीजें होंगी, देखो इसको अलग पेन से लिख, देखो प्रमाण पत्र में क्या क्या चीजें होंगी, इसको मैं अलग पेन से लिख दे, हरे से लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की पहचान, कैसे, उसकी पहचान के बारे में, किस ढंग से उसको प्राप्त किया गया हो, उसको सूचना को किस ढंग से प्राप्त किया गया हो, ये प्रमाण पत्र में लिखना होगा। ठीक है, नंबर 3 क्या होना चाहिए कि किन विशिष्टियों का, मतलब किस स्पेसिफाई विशिष्टियों का प्रयोग करके क्या किया गया, सूचना प्राप्त की गई हो, इन चीजों को लिखना पड़ेगा। पहचान को लिखना पड़ेगा, किस ढंग से, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की पहचान की गई है, किस ढंग से सूचना प्राप्त किया गया हो, किस विशिष्टियों स्पेसिफिक चीज़ों से उसको सूचना प्राप्त की गई हो। और नंबर 4 क्या चीज़ें और होगी और प्रमाण पत्र में यह बताया, दर्शित किया जाएगा कि कंप्यूटर वो जो यह दर्शित करे कि सूचना, ये बताना होगा कि जो सूचना दी गई है वो किससे, कंप्यूटर से प्राप्त कर दी गई हो। तो ऐसा कोई चीज दिया जाएगा जिससे ये साबित हो कि वो कैसे, वो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त की गई हो। और फिर और क्या चीज होगा, ये हो गया कि कंप्यूटर सूचना कंप्यूटर द्वारा प्राप्त की गई हो। अब और क्या हो जाएगा, और एक क्या होगा, उपधारा 2 की शर्तों का पालन होना चाहिए। प्रमाण पत्र में ये लिखा होगा कि उपधारा 2 की शर्तों का क्या पालन किया गया हो, और जो प्रमाण पत्र जारी कर रहा उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। अब तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार यह प्रमाण पत्र क्या होगा, साक्ष्य में ग्राह्य होगा, तथा जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया वह इसे सर्वोत्तम ज्ञान और ये बताएगा कि जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं वो मैंने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास पर प्राप्त की हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, 5th नंबर पे आ जाओ, इसको हम हटा देते हैं। देखो 5th है बहुत बड़ा, तो इसको मैं आसान भाषा में बता दे रहा हूँ क्या होगा। 5th को ऐसे मत पढ़ना, 5th को मैं अपनी भाषा में आपको बता दे रहा हूँ क्या है। देखो 5th में क्या है, सूचना जो कंप्यूटर में भरी गई थी, तो सूचना जो है जो क्या है भरी गई हैं,
तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि वो सूचना उपयुक्त रूप से भरी गई हो, मतलब सही रूप से भरी गई हो। और कैसे? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मानव हस्तक्षेप के बिना। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? किसी अधिकारी ने क्या किया? कार्यकलापों के अनुक्रम में भंडारित या संधारित करने के लिए दिया हो। इसको क्या हुआ? जो अधिकारी ने क्या किया है, अधिकारी ने अपने कामकाज के दौरान, अपने कामकाज के कार्यकलापों के अनुक्रम में इसको भंडारित या संधारित, मतलब इसको उसमें भरा हो या इसको इकट्ठा किया हो अपने किसके कार्यकलापों के दौरान। और क्या हो जाएगा? लेकिन एक चीज है, भले ही वह कंप्यूटर उसके कार्यकलाप से बाहर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने कार्यकलापों के दौरान उसको भंडारित और संधारित किया था। तो इसमें एक स्पष्टीकरण है, उसको पढ़ लिया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस धारा के प्रयोजन के लिए सूचना जो अन्य सूचना से व्युत्पन्न हो, प्रतीत हो, निर्देश हो, उसके प्रति निर्देश होगा जो संगणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा, यानी कि सूचना किसी अन्य सूचना से व्युत्पन्न पैदा हुई हो, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि यह कार्य किसी कैलकुलेशन, संगणना के लिए, कंपैरिजन, किसी को तुलना करने या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ हो, ये व्युत्पन्न हुआ हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप आ जाओ, इतनी चीज़ें आपको हो गई चीज़ें। आपको इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की भी चीज़ें मैंने बता दी। अब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में आपको कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या है, लोक दस्तावेजों के बारे में। लोक दस्तावेज का सबूत। तो ये कहाँ से पढ़ोगे आप? 77 से। और ये वहाँ कहाँ पढ़ोगे? बीएसए में। बीएसए में मैंने बताया 76 में, बीएसए 76 में। ठीक है, तो अब इसमें कैसे पढ़ोगे इसको? सबसे पहले देखो 74 में परिभाषित है। अगर सबसे पहले क्या लिखोगे आप? 74 में परिभाषित है। फिर आप क्या करोगे? फिर कौन सी धारा लिखोगे? 77 क्या कहता है? प्रमाणित प्रतियों के पेश करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत। ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेजों के भागों की अंतर्वस्तु के सबूत में पेश की जाएगी जिनकी वो प्रतियां होना तात्पर्य है। यानी कि ये सीधे सीधे ये जान लो कि जो लोक दस्तावेज हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें सर्टिफाइड कॉपी द्वारा क्या किया जाएगा? सिद्ध किया जाएगा। ये 77 बताता है। ये याद कर लो, 77 ये बताता है कि क्या बोलते हैं, जो प्रमाणित, जो लोक दस्तावेज हैं, उनको प्रमाणित प्रतियों द्वारा सिद्ध किया जाएगा। उन्हें किसके द्वारा सिद्ध किया जाएगा? प्रमाणित प्रतियों के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। और ये कहाँ बताया गया कि प्रमाणित प्रति कैसे बनाई जाएगी? वो 76 में बताया। प्रमाणित प्रतियां कैसे बनाई जाएंगी या क्या होगी? तो क्या बताया गया? लोक दस्तावेजों की क्या होंगी? प्रमाणित प्रति होगी। लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति होगी। कहाँ बताया? 76 में। और क्या बताया है? जो 63 का जब क्लास 1 पढ़ोगे, जब आप 63 का क्लास 1 पढ़ोगे तो वहाँ क्या बताया? उसमें जो सर्टिफाइड कॉपी को सेकेंडरी एविडेंस बताया गया है। ये जो दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को प्रमाणित कॉपियों द्वारा आप साबित कर रहे हो, वो क्या होगा? सेकेंडरी एविडेंस होगा। ये कहाँ बताया? ये 63 के सब क्लास
1 में। तो आ जाए लोक दस्तावेजों के बारे में लिखो, इनको कैसे साबित करोगे। तो सबसे पहले 74 की परिभाषा देना, फिर 76 बता देना कि इनको प्रमाणित प्रतियों द्वारा प्रमाणित प्रति दी जाती है, और फिर उसके बाद 76 लिख देना, 77 लिख देना कि इनको प्रमाणित प्रतियों द्वारा सिद्ध किया जाता है, और फिर उसके बाद 63 का सब क्लास 1 लिख देना, जिसमें बताया गया कि ये प्रमाणित प्रतियां क्या होती हैं, सेकेंडरी एविडेंस होती हैं। और क्या 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 ये बता दिया कि प्रमाणित प्रतियों धारा 76 के अनुसार प्राप्त की जा सकती हैं। तो प्रमाणित प्रतियों को कैसे प्राप्त करोगे, ये कहाँ बताया गया है, ये बताया गया 76 में। अब आपका एक धारा बचा है 78 में, तो इसको बता दो। अब 78 एक धारा बचा है 78 क्या कहता है, दस्तावेज क्या कहता है 78, देखो पढ़ो। 78 कहता है कि निम्नलिखित लोक दस्तावेज निम्नलिखित रूपों से साबित किए जाएंगे। तो क्या कहता है 78 कि धारा कुछ लोक दस्तावेजों को निर्दिष्ट किया गया है कि इन धाराओं में निर्दिष्ट लोक दस्तावेजों को धारा 78 में वर्णित नियमों के अनुसार सिद्ध किए जाएंगे। तो किसके द्वारा, धारा 78 के नियमों द्वारा वो उनको सिद्ध करोगे। किसके द्वारा, धारा 78 के नियमों को। तो अब आ जाएगा लिखने को। तो सबसे पहले देखो मैं बता दे रहा हूं जो जो चीज लिखोगे, कौन कौन सी धारा लिखोगे। 74 डिफिनीशन लिख दोगे, डिफिनीशन हो जाएगी। फिर 76 लिखोगे, सर्टिफाइड कैसे प्राप्त करें। ऐसे छोटा छोटा लिख लो तो एग्जाम में मेंस में लिखने में आसानी हो जाएगा। फिर 77 में क्या हो जाएगा, 77 मैंने आपको बताया वो क्या हो जाएंगी कि इनको पब्लिक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कॉपी द्वारा सिद्ध किया जाएगा। ठीक, किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 77 हो गया। 78 क्या कहता है, किसकी बात कर रहे हैं, 78 नहीं, हाँ 78 में क्या बात करता है कि कुछ नियम बताए गए हैं कि उन किन नियमों के अनुसार उन्हें सिद्ध किया जाएगा। और फिर उसके बाद 63 का सब क्लास 1 बता देना कि जो ये सर्टिफाइड कॉपी हैं ये क्या होंगे, ये द्वितीयक साक्ष्य होंगे। आई होप इतनी चीज़ें तो आपको समझ में, कुछ नहीं तो इतनी तो समझ में आई होंगी कि इतना लोग दस्तावेजों में लिखेंगे। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, 63 आपको बता दिया। 63 में क्या बताया गया है, इसको पढ़ लेना। द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत आत्मीन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये बता दिया हूं मैं। नेक्स्ट आ जाओ, 76 भी बता दिया हूं मैं कि लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां कैसे। तो लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां क्या है, हर ऑफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसा लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण करने ये का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने के प्रति नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र के सहित देगा। वह यथा स्थिति ऐसे दस्तावेज को वह उसके भाग की शुद्ध प्रति तथा ऐसे प्रमाण पत्र पर ऐसे ऑफिसरों द्वारा दिनांकित किए जाएगा और उसके नाम प्रतिभान हस्ताक्षरित किया जाएगा। जब कभी ऐसे ऑफिसर विधि द्वारा मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं तब मुद्रा युक्त किया जाएगा तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी। तो 76 भी हो गया आपका। अब आ जाओ 78 में क्या है, 78 क्या कहता है, निम्नलिखित लोक दस्तावेजों को निम्नलिखित रूप से साबित किया जाएगा। केंद्र सरकार के किसी विभाग के क्राउन रिप्रेजेंटेटिव या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के कार्य या आदेश या क्या करना है, आदेश या संसूचनाएं
उन विभागों के अभिलेखों द्वारा जो क्रमशः उन विभागों के मुद्र प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है या किसी दस्तावेज द्वारा जो किसी सरकार की यथास्थिति क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर मुद्रित की गई हो। तो क्या क्या तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा जो डॉक्यूमेंट या अधिसूचनाएं, आदेश या अधिसूचनाएं ठीक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, विधानमंडलों की कार्रवाइयाँ। केंद्र और राज्य सरकार विधानमंडलों क्रमशः इन निकायों के जर्नलों में प्रकाशित अधिनियमों का या संक्षिप्त द्वारा या समकृत सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्य। तो इसमें क्या, विधानमंडलों की कार्रवाइयाँ द्वारा हर मजिस्ट्री प्रीवी काउंसिल या हर मजिस्ट्री की सरकार के किसी विभाग द्वारा निकाली गई उद्घोषणा, ठीक है, लंदन गजट के अंतर्गत क्वीन प्रिंटर्स द्वारा मुद्रित होना तात्पर्य होना प्रतीत होता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे बस यही याद कर लेना कि 78 में इस धारा में उल्लिखित दस्तावेज को साबित, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कैसे साबित किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। इन दस्तावेजों को कैसे साबित किया जाएगा वो बताएगा। अब नेक्स्ट पढ़ लो क्या है, किसी विदेशी कार्यपालिका की कार्य या विधानमंडल की कार्रवाइयाँ उनके प्राधिकार में प्रकाशित या उस देश के सामान्यतः इस रूप में ग्रहित जर्नल द्वारा उस देश की प्रभु की मुद्रता के अधीन प्रमाणित प्रति या किसी केंद्रीय अधिनियम में उसकी मान्यता द्वारा किसी राज्य के न्यायपालिका निकाय की कार्रवाइयाँ किसी विदेशी या किसी अन्य प्रकार के लोक दस्तावेज। तो इतनी चीज़ों को साबित किया जा सकता है, कैसे वो यहाँ पे बताया गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और उसके बाद अब आपका क्या बचा है, इसके बाद प्रिजम्पशन बचा है। क्या बचा है, प्रिजम्पशन, दस्तावेजों की उपधारणाएं। इसके बाद वो एक लेक्चर की बात है, उसको एक लेक्चर में मैं समाप्त कर दूंगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी में टाइम लगना था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वाला बहुत इम्पॉर्टेंट था, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसको मैंने बता दिया। और ये एक चीज़ और देख लो, मान लो ये जो क्या, देखो इसमें एक चीज़ और छूट गई है, जो 78 है ये 77 बीएसए में दिया है। तो देख लिया जाए कि बीएसए में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या। हाँ देखो, पढ़ लो, निम्नलिखित लोक दस्तावेज निम्नलिखित रूप से साबित, अगर नया बेयर एक्ट रखे हो तो खोल लेना, निम्नलिखित लोक दस्तावेज निम्नलिखित रूप से साबित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की अगर कोई चीजें हैं, आदेश या अधिसूचना है, केंद्र सरकार की कोई आदेश या अधिसूचना, उसको कैसे साबित करोगे, विभागों के जो प्राधिकारी हैं उनके प्रमाणित प्रतियों द्वारा साबित करोगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, किसी ऐसे दस्तावेज जिसके सरकार के आदेश द्वारा, सरकार कोई आदेश द्वारा उसको मुद्रित करती है, छापती है, प्रिंटेड करती है, या गवर्नमेंट उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करती है। तो प्रिंट द्वारा उसे साबित, जैसे कोई आदेश है, अधिसूचना, तो कोई पदाधिकारी प्रमाणित प्रति निकाल दे तो उसके द्वारा उसे साबित करोगे, केंद्र सरकार की किसी चीज़ें या राज्य सरकार की कोई चीज़ों को। या कोई दस्तावेज है जो किसी राज्य सरकार द्वारा प्रिंटेड किया गया हो, क्या किया गया हो, प्रिंटेड किया गया हो। देखो इसको नया चीज़, अधिसूचना, अधिनियम और आदेश को किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसको कैसे साबित करोगे, इसको या तो प्रमाणित प्रति से साबित करोगे, कोई अधिकारी प्रमाणित प्रति उनकी जारी करेगा, या प्रिंटेड द्वारा साबित करोगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये ए में दिया है, यानी कि 78 में और इधर 77 में। अब हम ये पढ़ा रहे हैं नए वाले एविडेंस का 77। अब आ जाओ बी पार्ट में क्या दिया गया है। बी पार्ट में दिया, संसद या किसी विधानमंडल की कार्रवाइयाँ, अगर कार्रवाइयाँ, किसकी कार्रवाइयाँ, संसद, अगर इनकी चीज़ों को सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करोगे, विधानमंडल की है। निकायों के जर्नलों में जो जर्नल उर्नल प्रकाशित होता है उसके द्वारा, या संक्षिप्त किसके द्वारा, जर्नल द्वारा या पब्लिश एक्ट वैक्ट कोई जारी, देखो जर्नल द्वारा हो जाएगा, जर्नल्स द्वारा, एक्ट द्वारा कर सकते हो उनको, एक्ट द्वारा जो पब्लिश एक्ट द्वारा
कर सकते हो, या कोई गवर्नमेंट कंसर्न कोई करता, कोई और चीज़ें निकालती तो उनके द्वारा। अब आ जाओ नंबर सी, भारत सरकार। तो इसमें संसद की कार्रवाइयाँ, राज्यों का केंद्र और राज्य सरकार के कार्य हो गए। अब आ जाओ राष्ट्रपति और राज्यपाल की कैसे चीज़ों को साबित करोगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल की चीज़ों को कैसे, ये थोड़ा परिवर्तित है उससे। राष्ट्रपति और राज्यपाल की कैसे, तो उद्घोषणा, आदेश या विनिमय राजपत्र के प्रतियों द्वारा। तो इनके इसको कैसे साबित करोगे, गजट द्वारा। कैसे साबित करोगे, गजट द्वारा साबित करोगे, ये ध्यान रख लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधानमंडल की कार्यवाहियां, तो किसकी, विदेश की। तो इनको कैसे साबित करोगे, उस देश के द्वारा जारी गई मुद्रा लगाई गई हो या उस पर हस्ताक्षर किया गया, उसके द्वारा उसे साबित कर लोगे। फिर आ जाओ, किसी राज्य के नगरपालिका स्थानीय निकाय की कार्रवाइयों में ऐसे कार्रवाइयों के ऐसे प्रति द्वारा जो उसकी विधिक पालक द्वारा प्रमाणित, उसके द्वारा क्या की गई हो, प्रमाणित की गई हो, न्यायपालिका नगरपालिका द्वारा। फिर कहा जाए किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार के लोक दस्तावेज या मूल हैं, तो उसको नोटरी पब्लिक द्वारा साबित करोगे। तो आई होप इसको मैंने नए वाले के साथ भी कंप्लीट कर दिया। तो इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।